प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछले 5 व्याख्यानों में 1857 के विद्रोह पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला में 6वां व्याख्यान है। इससे पहले के व्याख्यान में हमने यह किया था कि ये जिसको अंग्रेज़ों ने विद्रोह कहा है, भारत के बड़े भाग में इसकी यूँ कहें कि भीषण ज्वाला पूरे ये बहुत बड़े हिस्से में फैल गई और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो ब्रिटिश भारत में था, अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गया। उस समय जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने स्वयं इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी, न कि सैनिक विद्रोह की, जैसा कि अंग्रेज इतिहासकारों ने कहा कि यह सैनिक विद्रोह था, लेकिन यह एक जन विद्रोह था और अंग्रेज अधिकारी भारत पर पुनः विजय प्राप्त करने की बात करने लगे। विद्यार्थियों, यह ठीक है कि विद्रोह की पहल सैनिकों ने की थी, परंतु शीघ्र ही जो गैर सैनिक है, भारत के जो उस समय नागरिक थे, स्वतंत्रता प्रेमी नागरिक जो थे, वो इसमें कूद पड़े। बहुत सारे जमींदार भी कूद पड़े और विद्रोहियों का उद्देश्य केवल परिस्थितियों का लाभ उठाना ही नहीं था, बल्कि उनमें प्रबल विदेशी राज्य की जो एक विरोध की भावना थी, वो देखने में आई थी। तो जैसा कि वीर सावरकर ने कहा था कि यह जो 1857 जिसको अंग्रेज़ों ने विद्रोह कहा है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात हम पिछले व्याख्यानों में की थी। हमने यह भी किया था कि विद्रोह कैसे कैसे जो सैनिकों के द्वारा जो शुरू हुआ, फिर कैसे वो दिल्ली और दिल्ली से भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचा। आज हम कर रहे हैं ये जो 1857 का विद्रोह। मैं विद्रोह बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में यही लिखा हुआ है। अब हम और आप वही पढ़ेंगे, वही पढ़ाएंगे जो पाठ्य पुस्तक में आ गया है। लेकिन यदि एक स्वतंत्र चिंतन से बात आप करेंगे तो यह स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन चूंकि अब ये पुस्तकें एक स्क्रीनिंग के बाद में छपती हैं और वो जो इतिहास है, उसी इतिहास को स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो 1857 के जो विद्रोह है, इसके हम कारणों की बात करेंगे कि भाई इतने विस्तृत क्षेत्र में समस्त भारतवासियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार क्यों खटकने लगी, अंग्रेज़ों को क्यों भगाने की सोचने लगे, भारतीय प्रदेशों का कंपनी सरकार ने ये जो विलय जो शुरू किया था, और ये विलय का जो ये इन्होंने एक नीति अपनाई, वो उस 1857 की इस जंग में वो बहुत बड़ा एक कारण रही। तो राजनीतिक और इसके आर्थिक भी कारण रहे, इसके प्रशासनिक भी कारण रहे, सामाजिक अवस्थाएं भी इसमें एक कारण के रूप में रही। तो पहला हम कारण कर रहे हैं राजनीतिक कारण। भारत की साम्राज्यवादी जो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की नीति थी, ब्रिटिश भारत की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति ने भारतीयों के मन में यह भय उत्पन्न कर दिया था कि अंग्रेज धीरे धीरे उनके राज्यों को समाप्त कर देंगे।
कुछ अंग्रेज अधिकारियों के विचारों तथा नीतियों ने इस भय को और अधिक बढ़ा दिया था। सर जो चार्ल्स नेपियर इसी बात की पुष्टि करता है कि अंग्रेजी सरकार देशी राज्यों को समाप्त करने पर तुली हुई थी। विद्रोह से एक दशक पूर्व लॉर्ड डलहौजी ने जिस गति से एक के बाद दूसरे देशी राज्य को अंग्रेजी में मिलाने की नीति अपनाई, उससे देशी राज्यों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। यहाँ तक कि साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित लॉर्ड डलहौजी ने उन राज्यों को हड़पने में भी तनिक संकोच नहीं किया जो उनके समर्थक थे, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया था, जैसे पंजाब, सिंध, अवध के संदर्भ में हम पहले ये बात कर चुके हैं। आज हम बात शुरू करते हैं पंजाब विलय से। पंजाब एक अत्यधिक उपजाऊ और एक धनाढ्य प्रदेश माना जाता रहा है शुरू से ही, क्योंकि पंजाब का अर्थ है पंज आब, यानी कि 5 नदियों का प्रदेश। जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं उसको पंज आब, पंज यानी 5, आब यानी नदी। वहाँ पे नदी को दरिया भी कहते हैं वहाँ पे पंजाब के लोग। तो ये पंज आब 5 नदियाँ जहाँ बहती हैं, समतल भूमि है, अनुकूल जलवायु है और बहुत अधिक खेती फसल वहाँ पर बहुत अधिक होती है। तो अंग्रेज शुरू से ही पंजाब को प्राप्त करना चाहते थे। मध्य एशिया से संपर्क रखने के लिए सामरिक व भौगोलिक दृष्टि से भी पंजाब की अपनी एक इम्पोर्टेंस प्राचीन काल से रही। पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए कंपनी ने अपनी पश्चिमी सीमा पर सैनिक स्थिति सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया। सिंध का विलय 1843 में हो चुका था, जिसका वर्णन हमने हम पहले इसको हम पढ़ भी चुके हैं एक विस्तृत अध्ययन में, और आगे भी एक बिंदु आएगा। अक्टूबर 1843 और फरवरी 1844 में जो एलनबरो था यहाँ पर अंग्रेज प्रतिनिधि, उसने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब हमारे अधीन होगा। यही नहीं कि ऐसा अगले वर्ष ही हो, परंतु यह अनिवार्य है। मैं इसके लिए चुपचाप सैनिक तैयारी कर रहा हूँ। ये बात एलनबरो ने अपने प्रधानमंत्री को लिखी। लॉर्ड हार्डिंग्स 1844 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह इंग्लैंड का एक बहुत ही माना हुआ सेना नायक था। उसने भारत आते ही सैनिक तैयारी में तेजी और बढ़ा दी उसने, जो तैयारियां चल रही थी। और 11 दिसंबर 1845 को अंग्रेजी सेना ने सतलुज नदी पार कर ली। इसके 2 दिन उपरांत ही हार्डिंग्स ने पंजाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लाल सिंह और तेज सिंह, जिनका हमने जिक्र पंजाब और जो सिख और अंग्रेज जो युद्ध हुआ उसमें हमने किया है, इन दोनों ने, लाल सिंह और तेज सिंह ने, अपनी जो सिख भाई हैं, इनके सिख कौम हैं, पंजाब के साथ में विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ दिया। सबराओ के युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त कर हार्डिंग्स ने 1846 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर की संधि के अंतर्गत 5 वर्षीय दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बना दिया गया। उसकी मां रानी जिंदन कौर उसकी संरक्षिका बन गई। लाल सिंह को वजीर बना दिया, तेज सिंह को सेनापति बना दिया।
जालंधर का उपजाऊ दोआब का प्रदेश अंग्रेजों ने हथिया लिया। यह प्रदेश भी उतना ही उपजाऊ था जितना गंगा यमुना का दोआब, और वो अंग्रेजों ने हथिया लिया। सिख सेना में भारी कमी कर दी गई क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग्स इन युद्धों में सिखों की वीरता को देख चुका था। तो उसका उपाय यह है कि सिख सेना के अंदर कमी कर दी जाए ताकि भविष्य में युद्ध हो अंग्रेजों का सिखों के साथ तो वो आसानी से फतेह प्राप्त कर सकें, विजय प्राप्त कर सकें। और दूसरा जो सिख युद्ध है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लड़ा गया। वह भारत को लाल रंग से रंगने ही आया था। लॉर्ड डलहौजी विद्रोह का प्रारंभ मुल्तान के दीवान मूलराज से हुआ। डलहौजी ने उसे दबाने का कोई प्रयास नहीं किया ताकि स्थितियां बिगड़े। हालांकि लॉरेंस के नेतृत्व में वहां अंग्रेज सेना विद्यमान थी, परंतु लॉर्ड डलहौजी ये जो विद्रोह है इसको व्यापक बनाने का अवसर दे रहा था। और फिर सेनापति गप से सिखों को युद्ध में पराजित कर दिया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। 29 मार्च 1800 ये विद्यार्थियों जो पंजाब पर अधिकार यहाँ पे जो लिखा है सामने स्लाइड पे, गलती से 1846 लिखा गया। आप इसको कृपया 1849 समझें। और ये जो 1846 थी ये पहले वाले युद्ध की बात थी। अभी जो पंजाब के साथ जो दूसरा युद्ध हुआ, ये जो दूसरा युद्ध है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ और उन्होंने अधिकार कर लिया और 29 मार्च 1849 को पंजाब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। हालांकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने पंजाब विलय की आलोचना की, परंतु लॉर्ड डलहौजी बहुत साम्राज्यवादी नीति का था और इस प्रकार उसने अपनी नीति को क्रियान्वित करते हुए 4,78,400 वर्ग मील का जो एक विस्तृत क्षेत्र था पंजाब का, उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर अपने आर्थिक व सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति की। वह इस तथ्य से भी परिचित था कि इंग्लैंड की सरकार इस उपलब्धि का विरोध नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड की सरकार ने उसे कई प्रकार के सम्मान दिए और उसको कई उपाधियां दे करके वहाँ सम्मानित किया। तो ये जो पंजाब का विलय था, पंजाब के लोगों में तो आक्रोश था ही था। भारत के जो दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग हैं वो भी अंग्रेजों की इस नीति को वाच कर रहे थे, देख रहे थे। अब दूसरा जो राजनीतिक कारण है वो सिंध का विलय। 18वीं सदी के इस क्षेत्र में मूलतः बलूचिस्तान से आए तालपुर वंश के अनेक सरदारों व अमीरों का राज्य चला आ रहा था। विद्यार्थियों, अमीर शब्द कई बार आया है, पहले भी आता है। सेकेंड ईयर के अंदर अमीर शब्द बहुत आया, आपको मालूम भी है, मैंने बहुत बार बताया है। अमीर का मतलब रिच या धनाढ्य व्यक्ति से नहीं है। अमीर का मतलब जो राजनीतिक हैसियत वाले जो लोग हैं, सामंत टाइप के जो लोग हैं, वो अमीर कहलाते थे। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य करीमपुर, मीरपुर और हैदराबाद हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ 18वीं सदी में संपर्क स्थापित किया और अपनी व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ की। लेकिन जब नेपोलियन ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई तो अंग्रेजों को सिंध का सामरिक महत्व समझ में आया, क्योंकि रास्ता वही था। इसी कारण लॉर्ड वेलेस्ली ने इससे राजनीतिक संबंध स्थापित करने की दृष्टि से अपना एक एजेंट भेजा था, लेकिन कोई संधि नहीं हो सकी। तो एक नेपोलियन का भय था, एक रूस का भी भय था। इन कारणों से कंपनी
थोड़ा सजग हो गई और सिंध की राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो ये हस्तक्षेप का परिणाम यह हुआ कि 1828 में जब बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसे सिंध पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया। उसने भारत आते ही सिंध नदी के माध्यम से मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संभावनाओं का सही मूल्यांकन करने की दृष्टि से एक प्रतिनिधि मंडल सिंध भेजना चाहा, परंतु सिंध ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। उधर महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब का महाराजा रणजीत सिंह भी सिंध की राजनीति में रुचि ले रहा था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह का तो उधर बढ़ना नियंत्रित कर दिया और उसे प्रसन्न करने हेतु अंग्रेजों ने 1831 में उसके साथ में अपने संबंध अच्छे कर लिए और उसको भेंट उपहार दे करके प्रसन्न किया। और अंग्रेज जो है किसी भी प्रकार से सिंध को प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सिंध नदी के मार्ग का जो है उन्होंने सर्वे करवा लिया बहाने से और सिंध का मार्ग उनको सिंध नदी से जब पता उनको चल गया जाया जा सकता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें उनके लिए सरल हो गई। और 1839 में ऑकलैंड ने अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध छेड़ दिया और अपनी सेनाओं को सिंध के मार्ग से भेजा। और इस युद्ध के दौरान सिंध को अफ़गान युद्ध का एक सैनिक अड्डा बना लिया गया और कई अमीरों को धमकी देकर या कैसे भी उनसे धन भी ऐंठा अंग्रेज़ों ने। 1842 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बनकर के आया। उसने यहाँ जो इस नीति थी जो उत्तरी पश्चिमी दिशा में जो चल रहा था सिंध में और अफ़गान में, इसको उसने और आगे बढ़ाया और उसने हैदराबाद स्थित रेजिडेंट आउटरम, हैदराबाद जो सिंध में था, उस पर अधिक भरोसा न करके नेपियर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। और नेपियर जो कि एक अच्छा सेनापति था, सिंध पहुंचने पर उसने अपनी एक डायरी लिखता था। उस डायरी में लिखा था, मेरी योजना व आशा यह थी कि मैं अपने उत्तरदायित्व पर कदम उठाने के लिए ऐसा बहाना ढूंढ सकूं जिससे गलत करार दिए जाने से पहले ही काम पूरा हो जाए। तो ये नेपियर ने लिखा है और उसको एलनबरो का पूरा समर्थन प्राप्त था। नेपियर ने सिंध आते ही अमीरों पर विश्वासघात और सिंध नदी के यातायात में विघ्न डालने का एक आरोप लगाया, अभियोग लगाया। अमीर नाराज हो गए और वहाँ के जो क्रुद्ध लोग थे, भीड़ थे, उन्होंने रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। फिर मयानी नामक स्थान पर निर्णायक युद्ध लड़ा गया और अमीर पराजित हुए। अगस्त 1843 में संधि हुई और सिंध का जो है वो कंपनी राज्य में विलय हो गया 1843 में। यहाँ नेपियर की बात को मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। नेपियर ने आगे जो लिखा उस बात को, यद्यपि सिंध विलय की भी आलोचना हुई जैसे पंजाब की हुई, नेपियर क्या लिखता है, हमें सिंध को अधीन करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बहुत लाभदायक है और उपयोगी है और ये हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए हमने ऐसा मतलब किया। कोई उसको अपने किए पे कोई उसको गलत नहीं लग रहा। सिंधवासी अंग्रेजों के हस्तक्षेप का निरंतर विरोध कर रहे थे। रॉबर्ट हैटनबैक के मतानुसार न तो लंदन और न ही कलकत्ता में जिम्मेदार अफसर सिंध को अपने अधिकार में लेना चाहते थे।
परंतु साम्राज्यवादी उचित व अनुचित का ख्याल नहीं करते हैं और अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देते हैं। यही सिंध विलय में हुआ। अंग्रेज इतिहासकार इंस की बात करना चाहूँगा। वो लिखता है, यदि अफगान घटना हमारे इतिहास में विनाशकारी सिद्ध हुई है तो नैतिक रूप से सिंध उससे कम क्षम्य नहीं है। ये एक आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है, अंग्रेज इतिहासकार इंस ने। तो जब अंग्रेज इतिहासकार भी ऐसी घटनाओं का आलोचना कर रहे हैं तो भारतीयों की दृष्टि में तो ये बिल्कुल अनुचित था। भारतीयों को अंग्रेज़ों के प्रति शंका बढ़ रही थी, अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों की नफरत बढ़ रही थी और भारतीय अंग्रेज विरोधी भावना पूरे भारतीय समाज में फैल चुकी थी और वो हम 1857 में हम उसकी परिणति देखते हैं। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।